ओके, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि गिल्ड व्यू को कैसे बाइंड करते हैं डेटाबेस के डेटा के साथ। इस हमारे जो है समझ लें लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ने वाले एक्चुअल में हम रिपीटर कंट्रोल को पढ़ने वाले। रिपीटर कंट्रोल क्या करता है कि आप वैसे अगर गिल्ड व्यू के साथ बाइंडिंग कर रहे थे तो गिल्ड व्यू के साथ बाइंडिंग के वक्त आपको एक ही लेआउट मिलता है, आप चाहें तो उसकी डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्ट इन मिलता है। आप अपनी मर्जी से लेआउट नहीं दे सकते, लेकिन रिपीटर कंट्रोल के थ्रू आप चाहें तो अपनी मर्जी से लेआउट दे सकते हैं किसी डिव के अंदर, किसी आप समझ लो H1, H2, whatever elements you are going to use, you can। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बिल्कुल लास्ट में यहां पे आके एक जो है आप समझ लें सोर्स के थ्रू जाता हूं, नीचे आता हूं और एक काम कर लेता हूं। कौन सा? जहां पे आपका समझ लो ये चीजें खत्म हो रही है, मैं यहां पे आके एक H1 लगा देता हूं और इसके अंदर लिख देता हूं फेचिंग डेटा यूजिंग रिपीटर कंट्रोल। सही हो गया। और यहां पे एक HR लगा देता हूं ताकि वो न्यू लाइन समझ लो एक लाइन दे देगा। तो यहां पे आके मुझे क्या करना है, टूल बॉक्स से आके यहां से सर्च करना है रिपीटर कंट्रोल। ये रिपीटर कंट्रोल है। अब इस रिपीटर कंट्रोल के अंदर मुझे क्या करना है, इसका आईडी क्या है, इसकी रिपीटर 1 है। अब ये ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। जैसे टेबल ओपन होती थी, क्लोज होती थी, उसका हेडर होता था, फूटर होता था, बॉडी होती थी, वैसे ही रिपीटर का यहां पे अगर कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो क्या क्या चीजें आ रही हैं, फूटर, हेडर, आइटम, सेपरेटर। तो सबसे पहले मैं जो चीज देने वाला हूं, मुझे देना है हेडर टेम्पलेट। क्या देना है? हेडर टेम्पलेट। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हम क्या देते हैं, हेडर देते हैं। हेडर इन द सेंस कि आपका वो जो हेडर होता है उसको आप यानी हेडिंग्स के बाद आप जो लाइन देना चाहते हो या कोई चीज देना चाहते हो वो कौन सी चीज है, तो मैं एक HR देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? यानी हेडर में एक लाइन आ जाए। क्या आ जाए? लाइन। दूसरी चीज, हेडर के बाद में जो चीज देने वाला हूं वो ये है कि यहां पे आके मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार फिर से प्रेस करूंगा। क्या आ रहा है भाई? आइटम टेम्पलेट आ रहा है। तो यहां पे आइटम टेम्पलेट दे देना है। अब आइटम टेम्पलेट ऐसे समझ लो जैसे बॉडी नहीं होती, HTML का टैग ओपन करते हैं, फिर हेड देते हैं, फिर बॉडी होती है, ऐसे ही है। तो समझ लो वो हेड था, अब ये बॉडी है। अभी क्या है? बॉडी है। या हेडर, फूटर, सेक्शन ये पढ़े थे ना। तो समझ लो ये हेडर है, ये क्या है, सेक्शन है, और उसके बाद क्या आने वाला है, फूटर है। तो मैं यहां पे आके फूटर आइटम भी ऐड कर लेता हूं और इसको क्लोज कर देते हैं। आप चाहे सेपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। सेपरेटर इन द सेंस कि एक आइटम शो होने के बाद फिर अगर आपको कोई चीज देनी है सेपरेट करने के लिए, यानी एक रिकॉर्ड के बाद कोई चीज दिखानी है, जैसे देखें अभी अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो देखें एक रिकॉर्ड के बाद एक लाइन आ रही है ना। तो अगर सेपरेटर के अंदर आप लाइन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और वो आपको यहां पे आके आइटम के बाद एक टेम्पलेट कौन सा यूज करना पड़ेगा, सेपरेटर टेम्पलेट। ये आ रहा है। इसको मैं ओपन करता हूं, क्लोज करता हूं, इसके अंदर भी HR की समझ लो लाइन दे रहा हूं, यानी एक लाइन यहां पे एज अ सेपरेटर यूज होगी। अच्छा, अब आइटम टेम्पलेट के अंदर मुझे क्या दिखाना है, आइटम टेम्पलेट के अंदर मुझे वेव फॉर्म व्यू इंजन, एक होता है वेव फॉर्म व्यू इंजन, एक होता है रेजर व्यू इंजन, कुछ और भी व्यू इंजन होते हैं। व्यू इंजन क्या करते हैं कि जितना भी आप कंट्रोल यहां पे यूज कर रहे हो वो कंट्रोल एक्चुअल में हमारे पास C# और HTML के कॉम्बिनेशन से बने गए। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो यहां पे देखें, ये HTML प्लस C# के कोड से क्या बनाए गए, कुछ समझ लें नंबर ऑफ कंट्रोल, जैसे गिल्ड व्यू है, रिपीटर है, या आपके पास टेबल है, ये सारे किससे बनाए गए हैं, HTML और आपके C# के कोड से मिला के बनाए गए। और इनको अगर आप वेब ब्राउजर्स के ऊपर चलाना चाहते हो तो आपको प्योर HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके किसी भी वेब ब्राउजर को सिर्फ HTML ही समझ आती है, कोई और लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल्स को कन्वर्ट करते हैं इसमें। और दूसरा तरीका यह भी है कि दूसरी हेल्प भी होती है हमारे पास, कि अगर आप ये व्यू इंजन्स लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया दो है, एक लेस देन % सिंबल के बाद आप C# की कोडिंग अपने डिजाइन के अंदर कर सकते हो। ये ऐसे ही है जैसे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग अगर HTML के अंदर करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग को ऑन करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर हम चाहें तो कोडिंग कर सकते हैं।
वैसे ही सीएसएस की कोडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टाइल ओपन करते हैं, स्टाइल को क्लोज करते हैं। वैसे ही जैसे आपने पीएचपी के अंदर आपने काम किया होगा तो हम लेस देन फिर क्वेश्चन मार्क पीएचपी को स्टार्ट करते हैं, पीएचपी को क्लोज करते हैं। तो आप डिजाइन के अंदर पीएचपी की कोडिंग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पे भी आपको दो व्यू इंजन मिलते हैं, कि ये है और एक दूसरा ये है, जो हमारी @ सिंबल के साथ यूज होता है। इसको कहते हैं रेजर व्यू इंजन सिंटैक्स और इसको कहते हैं वेब फॉर्म व्यू इंजन सिंटैक्स। ये डिफॉल्ट आता है, यानी जो ऊपर वाला है ना लेस देन %, ये डिफॉल्ट में आता है और आपके इसी समझ लो .NET के साथ या आईडी के साथ आता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज करने के वक्त आपको क्या करना है, यहां पे आके एक फंक्शन होता है eval। कौन सा? eval के नाम से। अब eval डॉट आप लगा के बाकी चीजों को क्या कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपने टेबल बनाई थी ना डेटाबेस की, ये मैं इस eval के थ्रू स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का सिटी, एड्रेस, ये सारी की सारी चीजें यहां पे मर्जी से शो करवा सकते हैं। सही है? लेकिन ये तब शो करेगा जब आप इसको क्या देते हैं, यहां पे आके हैश सिंबल देते हैं eval डॉट। तो अब यहां पे क्या आ रहा है, देखें आपकी कुछ हिंटिंग आ रही है। मैं इसको देता हूं std, तो आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देगा, देख लें। ओके अच्छा, यहां पे देखिए डॉट नहीं देनी है हमें, सिंटैक्स हम गलत से लिख रहे थे। यहां पे आके आपको क्या देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और यहां पे डबल कोड के अंदर आप उस डेटाबेस की टेबल का नाम देंगे या उस कॉलम के नाम देंगे जिसको आपने डेटा फेच करके यहां पे शो करना है। तो स्टूडेंट का नाम आपको यहां पे शो करना है, तो std नेम यहां पे आप डबल कोड के अंदर दे देंगे। अच्छा, ये हैश देना जरूरी है, वरना ये आपके डेटा को गेट नहीं करेगा। eval आपके पास क्या है एक्चुअल में, ये यूज होता है टू गेट द डेटा फ्रॉम योर डेटाबेसेस एट व्यू। यहां आप समझ लो आपके वेब फॉर्म के ऊपर अगर आपको C# के कोड के थ्रू डेटाबेस की चीजें कॉल करनी है तो हम किस मेथड को यूज करते हैं, eval को। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और उसके बाद यहां पे आके दूसरा आप समझ लो जो भी आप चीज उठाना चाहते हो। अच्छा, इसको किसके अंदर शो करना चाहते हो, div के अंदर, h1 के अंदर, स्पेन के अंदर, तो आप किसी भी तरह के समझ लो कंट्रोल के अंदर इसको शो कर सकते हैं। तो यहां पे आता हूं और h1 को क्लोज करता हूं और ओपन भी करता हूं, h1 ठीक। और मैं इसी को कॉपी करके बाकी जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम है उनको कॉल करता हूं। स्टूडेंट नाम आ गया, एज, सिटी, एड्रेस, एज, सिटी। अच्छा, कॉलम आपको नाम सही से देने हैं वरना ये मसले करेगा। और लास्ट कौन सा हमारा, एड्रेस। तो मैंने ये चारों कॉलम दे दिए। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर टेम्पलेट के अंदर एक क्या दे दी, लाइन दे दी। फिर आइटम टेम्पलेट के अंदर सारे आइटम मुझे जो शो करने थे वो दे दिए। उसके बाद मैंने यहां पे आके क्या कर दिया, एक सेपरेटर टेम्पलेट के थ्रू एक HR फिर से दे दिया। फूटर के अंदर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ और चीजें हो, फॉर एग्जांपल फूटर के अंदर भी लिख देता हूं कॉपीराइट फॉर एग्जांपल isharif.com। सही है, सेव करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन मुझे ये डेटा कब शो करना है, यानी किसी क्लिक पे, बटन के लोड पे कहां शो करना है। तो मैं यहां पे आके एक बटन रख देता हूं और उस बटन की क्लिक पे हम क्या कर लेंगे, इस रिपीटर को कॉल करवा देंगे, बटन। और बटन के ऊपर मैं यहां पे इसकी आईडी रख देता हूं, एड रिपीटर। और यहां पे इसको एक इवेंट क्रिएट करवा देते हैं ऑन क्लिक। और कौन सा इवेंट क्रिएट करना है भाई, क्रिएट न्यू इवेंट। जैसे करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो एक इवेंट इसके ऊपर क्रिएट हो चुका है। यहां पे जाएं, देखें। अब मुझे क्या करना है, वही काम करना है जैसे आप बाइंड करवाते थे ग्रिड व्यू ना, वैसे ही वही वाला कोड उठा लें, एज इट इज कॉपी कर दें, यहां पे आए, पेस्ट करें। सिर्फ आप क्या लिखते थे यहां पे, ग्रिड व्यू 1, यहां पे क्या लिखेंगे, रिपीटर 1। रिपीटर की आईडी क्या थी, ये रिपीटर 1, और इसी के साथ बाइंड कर देना, रिपीटर 1। बस इतना सा काम था।
यानी बटन की क्लिक पे ये वाला कोड होगा, कनेक्शन बनेगा, कमांड चलेगी, पूरा डेटा उठाएगी, किसके अंदर शो करवा देगी, रिपीटर के अंदर। जी क्लिक पे होगा, क्लिक पे होगा। पेज लोड पे भी कॉल करना है तो आप एक मेथड बना के कॉल कर दें, बस इजीली कॉल कर सकते हैं। जैसे हम बाइंड करवा देते हैं ना ग्रिड व्यू, वैसे आप करवा सकते हो। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं कि हो जाए तो मैं समझाता हूं। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। यहाँ पे आते हैं बिल्कुल लास्ट में, ये देखें क्या आ रहा है, फेचिंग डेटा यूजिंग रिपीटर। लेकिन मैंने इसको पेज लोड पे कॉल नहीं किया, मैंने क्लिक पे कॉल किया। मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो क्या हो रहा है भाई, डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है। सही है। अब ये थोड़ा वेल फॉर्मेट में नहीं आ रहा, इसको वेल फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करता हूं, बूट स्टेप की चीजें अप्लाई कर देता हूं। अब बूट स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए पूरे वही रिकॉर्ड उठा के शो कर रहा है, लेकिन मुझे एक अच्छे वे में शो करना है। तो ये जो हमारा रिपीटर था, रिपीटर की डिजाइन में जाते हैं और ये नीचे आता हूं, ये रिपीटर था हमारा रिपीटर। वैसे ये फेच वे फॉर्म 1 ही है, यही है। अच्छा जी, राइट राइट। यहाँ पे आता है, मैं इसकी सोर्स कोड में जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये रिपीटर था हमारा। अब मैं चाहता हूँ कुछ चीजें मॉडिफाई हो, इन द सेंस कि जो हमारा आइटम था ना, ये आइटम को कुछ चीजें देनी है। अच्छा यहाँ पे कोई लूप वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बाइंडिंग होती रहेगी। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके डिव बना देता हूँ आइटम के अंदर, डिव क्लास कॉलम md, कितने देने इसको, 4। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसको कट कर देते हैं और पेस्ट करते हैं। अच्छा मैं ये क्यों दे रहा हूं मैं समझाता हूं। भाई देखें हमारे पास किसी भी गिड सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा बूटस्ट्रैप के अंदर। गिड सिस्टम के अंदर क्या होता है, गिड सिस्टम के अंदर ये होता है कि अगर आप क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट। अब गिड व्यू के अंदर आपके क्या होता है, टोटल एक रो के अंदर कॉलम कितने होते हैं, 12। और अगर ये 12 से बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक न्यू रो पे आ जाते हैं, यानी न्यू समझ लें लाइन पे आ जाते हैं। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं इसको 4 कॉलम दे रहा हूं। एक 4 कॉलम के अंदर ये डेटा दिखाएगा और दूसरे 4 कॉलम के अंदर दूसरा, तीसरे कॉलम के अंदर तीसरा। अगर आप चाहें तो 12 कॉलम के अंदर भी दिखा सकते थे, जैसे दिख रहा था कर रहा है। अभी देख लें कैसे आ रहा है, मैं शो करवाता हूं। ओके ये दिखा दिया इसने। मैं यहाँ पे आता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ और बटन की क्लिक पे ये देखें अब डेटा किस तरह से शो रहा है, देख लें। अच्छा अभी से अभी तक वही दिखा रहा है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि बूटस्ट्रैप के लिंक्स हमने दिए हैं या नहीं दिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बूटस्ट्रैप के लिंक देख लेते हैं। ऊपर जाते हैं, नहीं है, लिंक्स नहीं है तो बूटस्ट्रैप के क्लासेस काम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास कंटेंट के अंदर यस बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप min.css का जो लिंक है वो दे देता हूँ। और ये देने के बाद अगर मैं अभी चलाऊंगा तो ये हमारे MD4 के क्लासेस काम करेंगे। आप समझ लें कि हमारा डेटा 3 हिस्सों में शो हो जाएगा, MD4, फिर दूसरे रो पे आपके फिर से 3 रिकॉर्ड आएंगे, फिर तीसरे, और ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। अभी तो मैं वैसे ही फेच करवा रहा हूं एज अ डमी डेटा, कल को जैसी नीड होगी उस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, नीचे आते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं और बटन की क्लिक पे देखें क्या हो रहा है। तो डेटा शो हो रहा है लेकिन इस तरह से, ये देखें शो हो रहा है MD4 के अंदर। ये देखें MD4 के अंदर ये शो हुआ, फिर MD4 के अंदर ये शो हुआ, MD4 के अंदर ये शो हुआ, और 1 बाय 1 शो करता था। तो ऐसे आप डेटा को फेच करवा सकते हो बाय यूजिंग रिपीटर। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा लेआउट हमारी मर्जी के मुताबिक है, किसी गिल्ड व्यू किसी टेबल के मुताबिक नहीं है। समझ में आया? तो रिपीटर के अंदर अपनी मर्जी का लेआउट दे सकते हो, जैसे चाहे उसकी आप समझ लो प्लेसमेंट करें, पोजीशंस दें कंट्रोल्स की। उसके अलावा जिस तरह से आपको डिस्प्ले करना है, क्योंकि आप वेबसाइट बना रहे हो, डिजाइन वैल्यू रखती है।
डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है कि सिर्फ फंक्शनलिटी हो, डिजाइन जैसी वैसी चल जाएगी, नहीं। यहां पे आपको बहुत अच्छे से डिजाइन भी करना है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बनेगी। सही है? तो आपको उस तरह से डिजाइन भी अट्रैक्टिव बनाना है, सिर्फ फंक्शनलिटी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।